Hello, my Mendelians. Welcome back to my YouTube channel. I am Nandini Sharma, aka Miss Mendel, and today we are going to start our lecture 2 of Living World. So इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हमने बात करी थी कि व्हाट इज लिविंग होता क्या है, आपकी एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू की बात करी थी, बायोसेंट्रिक व्यू की बात करी थी हमने, और भी बाकी सारी चीजें, अर्नेस्ट मेयर के बारे में बात करी थी. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्चुअल चैप्टर जो न्यू एनसीईआरटी में स्टार्ट है. यानी टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की किस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया में, पूरी की पूरे ब्रह्मांड में इस टाइम पे कितनी डाइवर्सिटी है, क्या क्या चीजें हैं जो जिनके बारे में हमारा जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, कितने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हमारे यहाँ रहते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहली लाइन ये बोलते हैं कि हमारी जो अर्थ है, जो हम जहाँ पे हम रहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है. यानी यहाँ पे अलग अलग स्पीशी मिलेगी. एंड लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक स्पीशी के 7 बिलियन पीपल एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि वी आर होमोसेपियंस. इस पूरे वर्ल्ड पे, इस पूरे दुनिया में 7 बिलियन पीपल अभी तक रहते हैं. अप्रोक्सीमेट बताया मैंने, वो एक स्पीशी है. ऐसे ही आपके चीटी है, चीटी आंट है ना, एंट आंटी जी है हमारी. तो चीटियों की कम से कम 20,000 स्पीशी हमारे पास में प्रेजेंट है. 20,000 वेराइटी ऑफ वन स्पीशी. तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट होती है, बहुत सारे डाइवर्सिटी होती है उस एक स्पीशी में भी. अब एक इंसान एक तरीके का तो नहीं हो सकता, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं. कुछ घमंडी होते हैं, कुछ आपके इरिटेटिंग होते हैं, कुछ काइंड होते हैं, कुछ हम्बल होते हैं. अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उससे अलग अलग प्रकार की स्पीशीज होती है आपकी. ठीक है, जैसे कि एक जीनस हुआ लेकिन स्पीशी बहुत सारी होगी जीनस की, है ना, इस तरीके से. तो ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम स्पीशी को खोजने जाते हैं. कहाँ खोजने जाते हैं हम स्पीशी को खोजने जंगल के एरिया में, किसी इकोसिस्टम में जा रहे हैं स्पीशी को ढूंढने के लिए. तो कह रहे हैं जैसे जैसे मैं अपना स्पीशी को ढूंढने का एरिया बढ़ाऊंगी, व्हेनेवर आई विल इंक्रीज द एरिया ऑफ रिसर्च, वैसे ही मेरा आपका स्पीशी का नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा. जैसे मैं बोल रही हूँ, अभी मेरे पास 2 किलोमीटर का एक एरिया है. मैंने 2 किलोमीटर के एरिया में स्पीशी गिनी, कितनी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है मेरे पास. 100 डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है. वैसे मैं बोलूं, वैसे मैंने वो जो दायरा था, वो जो मैंने एरिया था, वो मैंने 4 किलोमीटर कर दिया. अब उस 4 किलोमीटर के एरिया में कुछ तो स्पीशी का नंबर बढ़ा होगा, कुछ तो स्पीशीज ज्यादा होगी मेरे पास में. तो कितनी हो गई आपकी, मैंने 178 स्पीशीज और ऐड कर दी. नाउ इट इज गोइंग टू बी 278 स्पीशीज. तो इस तरीके से बोलते हैं जैसे जैसे हम लोग एरिया बढ़ाते जाएंगे, वैसे से हमारी स्पीशी भी आपकी बढ़ती जाएगी. यानी बोलते हैं अर्थ इज फुल ऑफ ऑर्गेनिज्म. हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, दैट इज वेरी वेरी डाइवर्स, जो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है. सेकेंड पॉइंट आपका बोलता है कि जैसे जैसे आप अपने अर्थ पे, जैसे जैसे आप अपने रिसर्च करने के एरिया को, अर्थ पे जो रिसर्च चल रही है आपकी, उस एरिया को बढ़ाते हो, वैसे वैसे आपकी स्पीशी भी बढ़ती जाती है. अंडरस्टूड माई पॉइंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि स्पीशी एक्चुअल में है क्या. मैं क्या कह रही हूँ, स्पीशी स्पीशी स्पीशी. मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीशी, बता दो. आप बोल सकते हो ईच डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. हर एक अलग अलग लेवल ऑर्गेनिज्म जो आपको अलग दिख रहा है, हर एक अलग ऑर्गेनिज्म, उसको हम स्पीशी बोलते हैं. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वी सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशी. जैसे मान लो आज तुम एक जंगल में गए, आज तुमने जंगल में एक एनाकोंडा देखा, दैट इज अ स्पीशी. तुम जंगल में और आगे गए, तुमने एक वहां पे कोबरा देखा, दैट इज अ स्पीशी, एक अलग ऑर्गेनिज्म देखा. ठीक है, मतलब स्नेक के ही बहुत सारी स्पीशीज निकल रही हैं. ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ वहां पे आपने आगे जाके पाइथन देखा, दैट इज अनदर स्पीशी. फिर आपने आगे जाके आपने एक कोआला देखा, दैट इज अनदर स्पीशी. तो ये बोल रहे हैं जो भी अलग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो उसको हम बोल देंगे अलग अलग स्पीशी. ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आई. पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी तक जितनी भी स्पीशी हमने ढूंढी है, वो कितनी है आपका नंबर है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इट इज गोइंग टू बी 1.7 to 1.8 मिलियन. और ये अगर मैं इसको INR में बताऊं तो इट इज गोइंग टू बी 17 लाख to 18 लाख. ठीक है, जो अभी तक ढूंढी गई है. अभी तक ऐसी पता नहीं कितनी सारी स्पीशीज होंगी जिनको अभी तक हमने ढूंढा ही नहीं है. एंड पता है क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो कि अभी डोडो, जैसे हमें पता है डोडो हमारा एक एक्सटिंक्ट एनिमल है. तो बोल रहे जैसे जैसे हम नंबर ढूंढ रहे हैं ना, उस तरीके से आपकी नंबर ऑफ स्पीशीज कम भी होती है, डिलीट भी होती है, एक्सटिंक्ट भी होती है, जो हमें पता ही नहीं लगती है. जैसे अगर मैं बोलूं कि एक केक है और उस केक को दोनों साइड से कोई खा रहा है, तो आप जितना लेवल का खाते जा रहे हो उतना ही उस साइड से भी खत्म होता जा रहा है. जितना आप ढूंढते जा रहे हो उतना आपका खत्म भी होता जा रहा है. तो ये वाली बात ये बोलता है कि जैसे जैसे हम आइडेंटिफाई करें वैसे वैसे कम भी होता है. तो अभी तक पता नहीं कितना, अभी तक हमने सिर्फ उसे 15% आइडेंटिफाई किया है. रेस्ट ऑफ द पर्सन इज स्टिल वी हैव टू आइडेंटिफाई. अभी तो पता नहीं कितना ज्यादा हमें ढूंढने की और जरूरत है. और पता नहीं जब तक हम ढूंढेंगे पता नहीं कितनी स्पीशीज
और एक्सटेंट आपकी हो जाएगी। तो दिस इज द से डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और इस टॉपिक की शुरुआत हमारी यहाँ से हो चुकी है। अब एक स्पीशी एक्चुअल में हम बोलते क्या है, ये बोलते हैं जिनके अंदर भी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है। आपकी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज किनके अंदर है, जैसे मैं बोल दूं एक ह्यूमन बींग है, मैं एक ह्यूमन बींग हूँ, मेरे में 206 हड्डियां हैं, उसी तरीके से आप एक ह्यूमन बींग हो, आप में 206 हड्डियां हैं, कोई और ह्यूमन बींग है 206 हड्डियां हैं, कोई और होमोसेपियन है 206 हड्डियां हैं, यानी एक फंडामेंटल सिमिलैरिटी की ये 206 हड्डियां हैं। जैसे मैं बोल दूं कि मेल्स का एक मैं स्पेसिफिक कैरेक्टर बोल देती हूँ कि मेल्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं दे आर नॉट फंक्शनिंग, ठीक है। वहीं भी फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो दे आर फंक्शनिंग। तो स्पीशी में भी डिवाइड कर दिया, फीमेल्स एंड मेल्स, मेल्स की अलग फंडामेंटल सिमिलैरिटी बता दी, फीमेल्स की अलग फंडामेंटल सिमिलैरिटी बता दी। हर फीमेल में आपको ब्रेस्ट डेवलपमेंट दिखेगा और हर मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, है ना, ये वाली बात समझ में आई। तो स्पीशीज की जो होती है वो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज फॉलो करती है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज आएंगी उसे हम आपकी स्पीशी बोल देंगे। कहते हैं न्यू स्पीशीज कैन बी फाउंड फ्रॉम अ न्यू एरियाज ऑन एक्सप्लोरेशन एंड इवन द ओल्ड वंस। ये बोलते हैं जैसे आप मान लो आप आज रहते हो, जैसे आज मैं दिल्ली में रहती थी, अब दिल्ली में रहती थी, नाउ आई एम शिफ्टेड टू राजस्थान, अब मैं राजस्थान में आ गई हूँ। तो जब मैं राजस्थान में आई तो मैंने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर देखे होंगे, मैंने अलग अलग प्रकार की स्पीशीज देखी होगी। अब ये बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे स्पीशी देखी, मान लो 500 नंबर की स्पीशी मैंने यहाँ देखी और दिल्ली में मैंने 1000 देखी थी। अब जब मैं 10 साल बाद दिल्ली वापस जाऊंगी, अब मैं 10 साल बाद वापस दिल्ली गई तो मैं देखूंगी वहां पे 1000 से 1200 स्पीशीज हो चुकी होंगी, यानी नंबर ऑफ स्पीशी का जो नंबर है, यानी जो स्पीशी का नंबर है वो बढ़ गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहे हो। तो बोल रहे कि नई स्पीशीज जब हम ढूंढने लगते हैं ना, तो हमें वो जब हम कहीं हमने नई जगह मूव आउट करा हमें वहां तो देखने को मिलती है, लेकिन जब हम कई साल बाद अपनी पुरानी जगह वापस जाते हैं तो हमें वहां भी नई स्पीशी देखने को मिलती है। मैं अगर वहां रिसर्च करने जाऊँ तो मुझे अलग अलग जानवर देखने को मिल जाएंगे। आपके इसके दो रीजन हो सकते हैं। क्या दो रीजन हो सकते हैं कि आपकी नई या तो सेम स्पीशी आपको बाद में मिली है, दैट द सेम स्पीशी वुड लेफ्ट ओवर और प्रीवियसली, बोल रहे जब आप ढूंढने निकले थे पहले 10 साल पहले जब आप ढूंढने निकले थे वो आपको नहीं मिली, क्योंकि आपने उसको उतनी अच्छी तरीके से नहीं खोजा था, ठीक है, पहले ही आपसे वो छूट गई थी स्पीशी, ढूंढ ही नहीं पाया आप स्पीशी को, बाद में जाके आपको मिली। और कहने के कुछ ऑब्वियस सी बात है ना, आप दो स्पीशी इंटरब्रीड भी तो करते हैं, नई स्पीशी भी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो नई नई स्पीशी बनती भी रहती है। आपका जो प्रोडक्शन है नई नई स्पीशीज का वो भी आपका चलता रहता है, यही ये वाली बात आपकी कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि अब जैसे हमने स्पीशी ढूंढ ली है, अब मुझे इन स्पीशी को ये वो कुछ नामकरण तो करना पड़ेगा, इन स्पीशी को कुछ नाम तो देना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ आई एम अ होमोसेपियन, मुझे किसी ने नाम तो दिया है, मैं इंसान हूँ भाई, आई एम नॉट अ जानवर, वैसे इंसान भी जानवर ही होते हैं, बट स्टिल आई एम नॉट अ लायन, आई कैन वॉक ऑन 2 legs, I have 2 hands, I have fingers, I have eyelids properly, I have a mouth to speak, I have a hand to slap, मार खानी है नहीं खानी। तो इसी तरीके से होमोसेपियन नाम मुझे तो किसी ने दिया होगा, लेकिन वहीं पे हम लोग ये होमोसेपियन तो एक पर्टिकुलर नेम हो गया, हम लोग इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कोई शुद्ध हिंदी बोलते तो बोलते हैं मनुष्य, कोई बोलता है इंसान, कोई बोलता है आदमी, कोई बोलता है औरत, है तो सेम ही नेम, लेकिन बस लोकल नेम बोला जा रहा है अलग अलग जगह पे, बाहर ह्यूमन बींग्स, इस तरीके से। तो लोकल नेम ना एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब आप किसी अंग्रेज को जाके बोलोगे कि ये ना मेरा नाम तो भाई मनुष्य है, मैं तो एक मनुष्य हूँ, वो बोलेगा क्या, कौन सा मनुष्य भाई, हमें नहीं पता कौन है ये मनुष्य, हम नहीं जानते उस मनुष्य को, तो यही बोलेगा। तो आप जब बाहर जाते हो तो आपको एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम जो हर पूरे देश में एक ही नाम से जाना जाता है वो नेम यूज करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जब हम कोई ऑर्गेनिज्म ढूंढते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म देखते हैं, तो उसका हमें एक साइंटिफिक नेम रखना पड़ता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको, तो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। अगर मैं कैलोट्रोपिस को आइडेंटिफाई करती हूँ तो यूनिवर्स के अंदर उसको कैलोट्रोपिस बोलते हैं, और वही उसी कैलोट्रोपिस को मैं ढूंढने जाती हूँ आपके हरियाणा में, तो आपको किस नाम से जाना जाता है, आंकड़ा के नाम से जाना जाता है। वहीं पे मैं बोलूँ आपके, मैं जाऊँ राजस्थान में, अभी इस राजस्थान में आई एम करंटली इन राजस्थान, तो राजस्थान में अगर मैं आपका कैलोट्रोपिस ढूंढूं तो क्या बोलते हैं, आंख बोलते हैं। वहीं पे मैं अगर आपको गुजरात में, एमपी में, मध्य प्रदेश में चले जाऊं, मध्य प्रदेश के अंदर अगर मैं जाती हूँ उसको बोलते हैं मदार, क्या बोलते हैं, मदार बोलते हैं इस कैलोट्रोपिस को। अब क्या एक एमपी का बंदा राजस्थान में जाके ढूंढ सकता है, नहीं ढूंढ सकता, नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि एक साइंटिफिक नेम, एक प्रॉपर एक नेम चाहिए जो आप, ताकि आप उस कैलोट्रोपिस को ढूंढ पाओ, तो दैट इज योर साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो देयर इज अ नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन सो दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन बी नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बोल रहे हैं कि एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए, जैसे हमने एसआई यूनिट्स बनाई थी, स्टैंडर्डाइज यूनिट, ताकि पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम आपका मेजरमेंट चले।
उसी तरीके से जो आपका ये भी साइंटिफिक नेम रखने का जो इसे हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है हमें चीजों को, ताकि हम सेम चीजें आपके हर ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो अप हो। अब कोई साइंटिस्ट यहाँ पे बोल दे उसने एक नया ऑर्गेनिज्म ढूंढा है, बाहर का साइंटिस्ट उसको लोकल नेम से थोड़ी जानेगा, लोकल नेम से नहीं जानेगा ना, उस तरीके से। तो इस प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन के को करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर होता है नामकरण, नामकरण ऑफ साइंटिफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं आपका नॉमेनक्लेचर। क्या सबको मेरी बात इतनी समझ में आई? तो नॉमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्डाइजिंग आवर थिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर चीजों को सेम करने के लिए नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करते हैं आपके नॉमेनक्लेचर की, तो ये बोलते हैं बट बिफोर दैट आइडेंटिफिकेशन इज एसेंशियल। नामकरण से पहले हमें ढूंढना भी तो पड़ेगा ना ऑर्गेनिज्म को, कि ऑर्गेनिज्म है कौन, कहां से आया। अगर मैं बोल दूं आज एक एनिमल है जो 2 पैर पे चल रहा है, 2 हाथ है, 2 फिंगर्स है, बट उसकी बाल नहीं है, वो गंजा है, और उसकी आंखें नहीं है, आंखें नहीं है, बस इस तरीके से। तो अब क्या बोलोगे? आप आइडेंटिफाई करोगे, अच्छा इंसानों को भी तो 2 पैर होते हैं, इंसान 2 पैर पे चलते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 फिंगर्स होती हैं, आंखें भी होती हैं इंसानों की, लेकिन ये इंसानों जैसा मिलता जुलता है। तो एक नई स्पीशी आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो को रिलेट करके, ठीक है, इस तरीके से। तो किसी भी चीज का नाम रखने के लिए आप सबसे पहले उसे ढूंढोगे, आइडेंटिफाई करोगे उसको, ठीक है। ये वाली बात आपको मेरी समझ में आई? तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है फीचर्स को पहचानना, एग्जैक्ट फीचर्स क्या आ रहे हैं आपके, उनको पहचानना, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, ये बोलते हैं नॉमेनक्लेचर जो होता है ना बच्चों, नामकरण का प्रोसेस जो होता है ना, आपके कुछ प्रिंसिपल्स पे चलता है, कुछ आपके रूल्स पे चलता है। वो रूल्स आपके एक पर्टिकुलर आपके यूनियन निकालती है, पर्टिकुलर यूनियंस निकालती है। जैसे कि अब जानवरों का नाम है, जानवरों का नाम कोई एक जानवर की एक अपनी यूनिटी होगी, वो रखेगा। प्लांट्स का नाम रखना है तो प्लांट्स की अपनी यूनिट होगी, वो रखेगा। बैक्टीरिया का नाम रखना है, बैक्टीरिया की अपनी यूनिट होगी, वो रखेगा। इस तरीके से, ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग रूल्स होंगे, सब अपने अपने अलग अलग रूल्स फॉलो अप करेंगे इस तरीके से। तो एक रूल्स फॉलो करते हैं कुछ कुछ अलग अलग यूनियंस, तो उसे हम बोलते हैं। जैसे कि आपका नामकरण रखा जाता है, हम बोलते हैं इसका नाम ग से निकला, इसका नाम गु रख दो, है ना, गुनिका रख दो इसका नाम। एंड इसका नाम निकला है मान लो और क्या नाम, मेरा नाम देख लो, एन से निकला है तो मेरा नाम नंदिनी है। इस तरीके से और भी नेम्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपके कुछ यूनियंस होते हैं, जैसे आईसीबीएन है, आईसीजेडएन है, आईसीएनबी है, आईसीवीएन है और आईसीएनसीपी है। अब ये क्या क्या है? सबसे पहले बात करते हैं आपकी आईसीबीएन की। तो आईसीबीएन क्या है बच्चों? आईसीबीएन इज योर इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर फॉर बोटानिकल्स, यानी ये बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, यानी प्लांट्स का नाम रखने के लिए आपको जब भी नाम रखना है तो आप आईसीबीएन को फॉलो करोगे। आईसीजेडएन कौन है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजी के अंदर एनिमल्स के अंदर किसी का नाम रखना है तो आप जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करोगे। आईसीएनबी का जो क्या बोलोगे आप? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जब नाम रखने की बात आएगी तो आप आईसीएनबी को फॉलो करोगे। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ आपकी आईसीवीएन की, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर वायरल, ठीक है, या इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। जब भी आपको वायरस का नाम रखना है तो आप आईसीवीएन की बात करोगे। वहीं पे आईसीएनसीपी की बात करें तो बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, कल्टीवेटेड जो प्लांट्स को कल्टीवेट कर सकते हो, अपने घर में लगा सकते हो, उन्हें हम बोलते हैं कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो जो भी आपकी कल्टीवेटेड प्लांट्स की नोमेनक्लेचर उनके अलग अलग रूल्स होंगे, वो ये आपकी यूनिटी आपको, ये आपकी अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करेगी। अब साइंस के अंदर ना आपको एक रूल दिया गया था नामकरण करने का भी, या बोले उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल? आपने मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलोगे, जिसको आप उसको बाइनोमियल इक्वेशन से बोलते हैं, या फिर बाइनोमियल क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ तो बोलते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार, बाइनोमियल क्या बोलते हैं उसको? बाइनोमियल एक्सप्रेशन आई थिंक, पता नहीं, एक तो लीनियर एक्सप्रेशन और एक तो शायद बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बाइनोमियल का मतलब होता है बच्चों टू, दो, जिस भी कंपोनेंट इसके पास में जब भी हम नामकरण करेंगे तो हम 2 कंपोनेंट के साथ में आपका नामकरण करेंगे। ये आपको दिया किसने? आपके कार्लस लिनियस भाई साहब ने दिया था। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपको इस टाइम पे कोई नहीं बताता। कार्लस लिनियस भाई साहब का नाम पहले कार्लस लिनियस नहीं था, उनका पूरा नाम था कार्ल वैन लिन। कार्ल वैन लिन उनका पूरा कंप्लीट नेम था। अब उनके नाम में भी 3 अक्षर आ रहे थे, 3 अक्षर का नाम बन रहा था। इसी चीज को वो अपने नाम पे फॉलो अप करते हुए, अपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अपने नाम पे फॉलो करते हुए उन्होंने वैन हटा दिया और उन्होंने सिर्फ कार्लस लिनियस कर दिया, ठीक है, इस रीजन से। तो जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, आपके 2 कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ऑलवेज सबसे पहला कंपोनेंट आता है आपका जीनस, जिसको हम जेनेरिक नेम भी बोलते हैं, और सेकंड कंपोनेंट आता है आपका स्पेसिफिक या फिर स्पीशी का नेम, विच इज आल्सो नोन एज
स्पेसिफिक एपिथेट। अब इन दोनों की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो दोनों के दोनों है वो आपके लैटिन लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे उसके जीनस और स्पीशी को मिला के, तो उसका नामकरण हम लैटिन लैंग्वेज में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लैटिन एक डेड लैंग्वेज है बच्चों। डेड लैंग्वेज का मतलब है यानी अब कोई भी नया अल्फाबेट, कोई भी नया वर्ड, कोई भी नई सेंटेंस इसमें ऐड नहीं हो सकती। जो सेंटेंस का मतलब इससे 10 साल पहले था वही आज से आगे से 10 साल पहले माना जाएगा, यानी इस लैंग्वेज के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते। इट्स अ डेड लैंग्वेज, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं हमारे साइंस के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ रूल्स की। ये लैटिन लैंग्वेज के अंदर इसको अपने साइंटिफिक नेम को लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। क्या है वो? सबसे पहली बात, जब हम इसे प्रिंट करेंगे, कंप्यूटर में टाइप करेंगे, लिखेंगे, कंप्यूटर में रिटर्न लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, ये हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट होंगे। लेकिन मैम हर बार तो हम इसे पेज पे तो इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, हमें एग्जाम में भी तो लिख के आना है, हैंड रिटन फॉर्म में लिखेंगे तो यस। सेकेंड रूल आता है, जब भी हम इसको हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप इसको हमेशा और हमेशा अंडरलाइन करोगे अलग से, ठीक है। थर्ड रूल आता है आपका, आपके पास में सबसे पहला आता है जीनस का नेम और उसके बाद उसके पीछे आता है आपका स्पीशी का नेम। जैसे कि आपका मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका बच्चों अगर मैं बोलूं तो मैंजीफेरा इंडिका के अंदर मैंजीफेरा इज अ जेनेरिक नेम एंड जो इंडिका है वो आपका एक स्पीशी का नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट का नेम है, आप उसे बोल सकते हो। अब जैसे मैं बोलूं जो जीनस है, अगर मैं आपके फोर्थ रूल की बात करूं तो आपका जीनस का कैपिटल यानी फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है एंड जो आपका स्पीशी का फर्स्ट लेटर है वो हमेशा आपका स्मॉल में लिखा जाता है। इस तरीके से आपका लिखा जाएगा जैसे मैंने आपको दे रखा है। अब क्या होता है, एक साइंटिस्ट को इज्जत देने के लिए, ऑब्वियसली बात है, जिसने भी आपका नाम ढूंढा है, नामकरण किया है, तो साइंटिस्ट को इज्जत देने के लिए जिसने भी आपका नामकरण किया है उसके पीछे उसका आप सर नेम एक छोटा सा, एक आप बोलते हैं लोगो टाइप्स में लगा सकते। जैसे मैंने अपना लोगो बनाया मैंने मिस मेंडल का, उस जैसे एक छोटा सा लोगो बना सकते जिसको आप बोलते हो लिन, जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका लिन, कि ये कार्लस लिनस भाई साहब ने ढूंढा था इसलिए हमने पीछे लिन लिख दिया। लेकिन जो लिन लिखा है ना बच्चों, इसके भी अपने अपने रूल्स है। इसको कभी हम अंडरलाइन नहीं करते, कभी इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं, और ये हमेशा ये आपको रोमन नंबर में भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब नामकरण कर रहे हैं, नामकरण करने के लिए हमें क्लासिफाई भी तो करना पड़ेगा, इसे हमें देखना पड़ेगा ना कि आपके क्लास की किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसके अंदर। तो हम बोलते हैं एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। कुछ किसी भी चीज को हम कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज में इसको जब हम डालते हैं उसकी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस के ऊपर। ऑब्वियसली बात है, मैं बोल रही हूँ जैसे कि मेरे दो पैर है, दो हाथ है, दो ऐसे उंगलियां हैं, दो आंख है, एक मुंह है बोलने के लिए जिससे मैं एनी टाइम बोलती रहती हूँ, कभी चुप नहीं होती हूँ, बट इट्स ओके। तो ये कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है मेरे। ये कैरेक्टर किससे मिलते जुलते हैं? मेरे मैमल से मिलते जुलते हैं। तो मैंने इसको एक मैमेलियन क्लास में इसको डाल दिया। वैसे ही मैमेलियन क्लास किस में आती है? एनिमल किंगडम में आते हैं। एक एनिमल किंगडम के अंदर डाल दिया मैंने इसे। इस तरीके से आपके छोटे 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 लेवल्स। अब जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ मैं बच्चों आपको। आपका एग्जांपल क्या आता है कि जैसे मान लो एक स्कूल है, ठीक है, आपको जाना और आपने बोला स्कूल में जाके कि मेरे को इस स्कूल में रमेश को ढूंढना है। अब आप खुद सोचो कि एक स्कूल के अंदर फर्स्ट से लेके 12 तक 12 क्लासेस होती है। हर आपके क्लासेस के 5 सेक्शन होते हैं, ठीक है। आप अगर इतने सारे सेक्शन, इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर एक रमेश को ढूंढने जाओगे तो कितने रमेश निकल आएंगे? ऑलमोस्ट आपके 50 रमेश निकल आएंगे। वहीं पे आप बोलते कि मुझे 12th क्लास के रमेश को ढूंढना है, ठीक है, तो आपके पास में स्पेसिफाई कितनी क्लासेस आ गई? 5 क्लासेस आ गई। आपको उस 5 क्लासेस के अंदर, आपको 5 सेक्शन के अंदर आपको रमेश को ढूंढना है। आपने वहीं भी बोल दिया कि वो रमेश सी सेक्शन में है, मुझे जो रमेश चाहिए वो सी सेक्शन का रमेश है। तो आप क्या करोगे? आप उसके पास में आगे जाओगे एंड सी सेक्शन के रमेश के, अब देखोगे एक क्लास के अंदर उस सी सेक्शन के रमेश के अंदर भी 2 रमेश आपके प्रेजेंट है। तो अब और उसके अंदर डिटेल में जाओगे, बोलोगे भाई हमें एग्जैक्ट रोल नंबर बता दो, हम इन दोनों में से इन दोनों का जो भी रोल नंबर मैच होगा हम आपको उस रमेश को दे देंगे। मैंने जैसे रोल नंबर बताया मेरा 12 रोल नंबर है, तो आपने बोला कि 12 रोल नंबर पे जो रमेश है वो आगे आ जाए। इस तरीके से आपने स्पेसिफिक कैटेगरीज डिवाइड कर दी, अपने स्पेसिफिक एक आपने लेवल डिवाइड कर दिए मल्टीपल। जैसे स्कूल लेवल, किंगडम लेवल आ गया, स्कूल रिप्रेजेंट्स आवर किंगडम लेवल, फिर आपका 12th क्लास रिप्रेजेंट्स आवर फाइलम लेवल, देन आपका मैं बोलूं कीप पॉन्ड क्लीन क्लास जो आ गई वो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है सेक्शन को, कीप पॉन्ड क्लीन, और ऑर्डर आ गया वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है रोल नंबर को। इस तरीके से स्पेसिफिक चीजों में, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ जो कैटेगरीज होती है ना, कैटेगरीज में डिवाइड करने के प्रोसेस को, जो आपके जनरल कैटेगरीज में आपने डाला है इन्हें ऑब्जर्वेबल कैटेगरी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, या इसकी साइंटिफिक टर्म है जिसको हम बोलते हैं टेक्सा। इसके साइंटिफिक टर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेक्सा। तो टेक्सा को हम और क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रुप, यूनिट, रैंक,
इन 3 नाम से हम इस टेक्सा को बुलाते हैं। बट जो टेक्सा होता है क्या, ये आपके रिप्रेजेंट करता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को। इट रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इन सबको रिप्रेजेंट आपका ये करता है। अब आपकी टर्म आती है टेक्सोनॉमी, हैशटैग टेक्सोनॉमी टर्म। टेक्सोनॉमी क्या होता है? द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस आपके सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का, टेक्सा अलग अलग लेवल में डालने का, टेक्सा में डालने का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा ऑन द बेसिस ऑफ सेम कैरेक्टर्स कॉल्ड टेक्सोनॉमी। सेम कैरेक्टर्स के ऊपर डाल के इसे हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी बोलते हैं। डिड यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? ठीक है। टेक्सोनॉमी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है मॉडर्न टेक्सोनॉमी बच्चों, और एक होती है आपकी कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी, जो पुराने जमाने में फॉलो करी जाती थी, पुराने साइंटिस्ट की दी हुई। जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात करूं, जो आज के जमाने में हम और भी चीजें देखते हैं, सबसे पहले आता है इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर की मॉर्फोलॉजी कैसी है उसकी। दूसरा आता है आपके पास में आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, आपके एनाटॉमी क्या सेम खा रही है? दो ऑर्गेनिज्म है, अब मुझे देखना है, देखो आई हैव 2 हाइलाइटर्स एंड राइट नाउ मैं बोल रही हूँ कि ये ऑर्गेनिज्म दिखने में सेम सेम से लग रहे हैं, सिर्फ कलर में हल्का सा अंतर है। तो बोल रहे अच्छा इसके एक कैप है, एक ऐसी सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसके क्या बाहर के स्ट्रक्चर मैच हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। ऐसे मैंने इसका अंदर से इसको खोला, अब मैंने बोला कि इसकी भी देखो एक स्लैंट टिप है, ठीक है, इसकी भी एक इस तरीके से कट वाली टिप है, और इसको भी मैंने खोला, देखो इसकी भी ऐसे कट वाली टिप है। क्या इसकी एनाटॉमी मैच कर रही है? देखो जल्दी से, देखो इस तरीके से इसकी एनाटॉमी मैच कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। तो फिर देखूंगा सेल, देखो ये सेम मटेरियल से बना हुआ है, सेम मटेरियल से बना हुआ है, सेम चीजें, सेम उतनी उतनी हाइट है इसकी। तो ये बोल रहा है कि अब इसके पास में क्या देखोगे? आप सेल को देखोगे, आप सेलुलर लेवल पे इसको देखोगे, वहीं पे देखोगे डेवलपमेंट प्रोसेस कि ये कैसे ग्रो कर रहा है, चल सही रहा है, कलर अपना सही दे रहा है, डेवलपमेंट सही हो रही है इसकी, और फिर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कहाँ से आया, किसने प्रोड्यूस किया, कितना वो किया, ये सारे मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बेसिस है। बट हम लोग मॉडर्न के साथ साथ कन्वेंशनल भी फॉलो करते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल में कौन आता है? इसको याद, कन्वेंशनल को याद करने का तरीका है सिक एन, सिक एन यानी CIC, सिक एन। सबसे पहला जो सिक आता है वो यानी सी आता है कैरेक्टराइजेशन। आप कैरेक्टराइज करोगे, ये अच्छा ये कैरेक्टर देख रहे हो, अब इसे कितने इसके अच्छा बाल है, मैमल्स में जा सकता है, 2 पैर है, कैरेक्टराइज कर रहे हो, फिर उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो, अच्छा ये होमोसेपियन से मिल रहा है, ये होमोसेपियन से मिल रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मान लो मैंने देखा कि इंसेक्ट क्लास है, ठीक है, इंसेक्ट है यानी इसके जॉइंटेड पैर है, जॉइंटेड लेग्स है, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स है, एक इंसेक्ट है, जॉइंटेड लेग्स है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये इंसेक्ट की कैटेगरी में जा रहा है, तो आर्थ्रोपोडा में जाएगा, है ना। आइडेंटिफाई कर रहे हो आप, इसे मैच करने की कोशिश कर रहे हो, और वैसे ही आप किस में चाहते हो, इसमें क्लासिफाई करते हो, फिर उसके बाद में इसका नामकरण कर देते हो, ठीक है। सिक एन आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बोलोगे मैम एक बार दोबारा बताओ, तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है नोट डाउन द कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं उसके आप उसे नोट डाउन कर लो, और एक नए इंडिविजुअल के आप कैरेक्टर्स फिर मैच करो किसी और पुराने इंडिविजुअल से। जैसे जो नया ऑर्गेनिज्म आपने ढूंढा है, देखो इसके कैरेक्टर में इससे मैच करने की कोशिश करूंगी, मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बोला इसके भी जॉइंटेड पैर है, इसके भी जॉइंटेड पैर है, ये तो इंसेक्ट ही है, और एक इंसेक्ट हमेशा आर्थ्रोपॉड में जाता है, लेकिन ये नया स्पीशी है तो इसका नॉमेनक्लेचर अलग होगा। यानी इसमें सबसे नई चीज क्या हुई, आपकी नॉमेनक्लेचर अलग हो गया, ठीक है। फिर एक आपके पास में टर्म आता है विच इज नोन एज सिस्टमैटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बेटा सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है एक प्रॉपर सिस्टम में चलना, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में चलना, जैसे सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट, ठीक है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के अंदर फॉलो अप करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टम्स के अंदर से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को सिस्टम्स में क्लासिफाई कर देने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। इस टर्म को, सिस्टमैटिक्स टर्म को आपके किसने क्लासिफाई किया था, किसने ढूंढा था? इट इज कार्लस लिनियस जी ने। और कार्लस लिनियस जी ने सिस्टमैटिक्स के अंदर मुझे 2 बुक्स लिख के दी थी, वन इज योर सिस्टमा नेचर एंड अनदर योर स्पीशी प्लांटेनम। सिस्टमा नेचर आपके एनिमल्स पे लिखी गई थी, एंड स्पीशी प्लांटेनम आपकी प्लांट्स पे लिखी गई थी। अब सिस्टमैटिक्स टर्म क्या बोलते हैं बच्चों? एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स आपके 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। मान लो एक 2 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिश्ता है वो ढूंढने की कोशिश करेगी आपकी सिस्टमैटिक्स टर्म्स, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ, ये इसको हम सिस्टमैटिक्स को हम टेक्सोनॉमी से ऊपर रखते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। क्यों मैम, ऐसा क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर आपके सिक एन तो आता है, यानी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर तो आता ही है, लेकिन हम इसके अंदर आपकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड कर देते हैं, इस रीजन से ये और प्रायोरिटाइज हो जाता है। अगर मैं एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूँ तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये टर्म आपकी यहाँ पे आ जाती है। एंड इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो फिर
फिनिश होता है। एंड आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप यू लव्ड इट। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मुझे मेरा लेक्चर कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। मैं हर एक लेक्चर में आपके लिए बेटर करने की कोशिश करती हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फॉर यू गाइज। सो प्लीज़ बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आई एम सो सॉरी कि ये लेक्चर आपका लेट आ रहा है, यहाँ पे लाइट्स नहीं थी, स्टॉर्म आ रखा है, दैट इज अ रीजन। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।